हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लेश एग्जीक्यूटिव का 24 मार्च 2023 शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इससे पहले 23 मार्च 2023 के तीनों शिफ्ट के पेपर मैंने करा दिए हैं। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं, तो वहां पे जाके आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके आगे 2 वीडियो और आएगी, क्योंकि टोटल जो है 2023 में 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें 3 शिफ्ट हो चुकी है। ये अपनी चौथी नंबर की शिफ्ट है और इसके बाद 2 शिफ्ट और बाकी है। तो टोटल 6 शिफ्ट के पेपर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसको आप सेव करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, ए बिग स्फेरिकल बेसन लड्डू ऑफ रेडियस 810 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्फेरिकल लड्डूज ऑफ रेडियस 90 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल लड्डूज टेकन टुगेदर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बिग लड्डू। देखिए, बोला जा रहा है कि एक बेसन लड्डू है बड़ा वाला, जिसका रेडियस अपन को दे रखा है 810 सेंटीमीटर। इस बड़े लड्डू को तोड़ के मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए, जिनका रेडियस दिया 90 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि वो जितने भी छोटे लड्डू हैं उन सब का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा इस बड़े वाले लड्डू के साथ। अब यहाँ पे आप देखिए, अपन को टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन को केवल रेडियस की जरूरत है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस अपन को यहाँ पे दोनों की दे रखी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अपन को केवल एक स्मॉल लड्डू का टोटल सरफेस एरिया कंपेयर नहीं करना, बल्कि सारे स्मॉल लड्डू का टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करना है। तो उसके लिए अपन को टोटल नंबर ऑफ लड्डूज की संख्या पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अपन को नहीं दे रखी, तो उसको अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बड़े वाले लड्डू को तोड़ के छोटे वाला लड्डू बनाया गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस बड़े लड्डू का होगा। मतलब उन सारे छोटे लड्डू का वॉल्यूम मिला के इस बड़े वाले लड्डू के बराबर होगा। तो यहाँ पर लड्डू की अगर बात की जा रही है, दैट इज स्फेयर का शेप है। स्फेयर का वॉल्यूम अपन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो रहने देते हैं, और रेडियस कितनी है 810, तो 810 का क्यूब। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सो दैट कि कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। दिस इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ टोटल n स्मॉलर लड्डू है, तो n इंटू, और एक लड्डू का वॉल्यूम क्या होगा सेम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो रेडियस है वो हो जाएगी आपके पास 90 के बराबर, तो 90 इंटू 90 इंटू 90। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/3 पाई तो अपना कैंसिल आउट हो गया, और 90 से ये 9 बार में चला जाएगा, फिर ये 90 से ये 9 बार में चला जाएगा, और ये 90 से ये 9 बार में चला जाएगा। तो n इक्वल टू आ गया आपके पास 9 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 729। इसको भी अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अपन को सारे स्मॉल लड्डू का टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो टोटल कितने लड्डू है 9 का क्यूब। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक स्मॉलर लड्डू के टोटल सरफेस एरिया से, तो अपन को सारे स्मॉलर लड्डू का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एक स्मॉलर लड्डू का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस यहां पर कितनी है, तो रेडियस है यहां पे 90, तो 90 इंटू 90। दिस इज इक्वल टू एक बड़े वाले लड्डू का टोटल सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस यहां पे है 810। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 पाई तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 90 से ये 9 बार में चला जाएगा, और ये 90 से ये 9 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 9 इंटू 9 हो गया 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर से ये एक 9 अपना रह जाएगा, तो सॉरी इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे रेशियो, तो ये अपना आ गया 9:1 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ड्यूरिंग दिवाली सेल कंपनी ए गिव्स buy 4 sweaters and get 2 free offer. Company B gives buy 2 sweaters and get 3 offer, and company C gives a discount of 5%. देखिए, 3 अलग अलग तरह की कंपनी है। कंपनी ए बोलती है कि 4 स्वेटर खरीदने पे 2 फ्री मिलेंगे, कंपनी बी बोलती है कि 2 स्वेटर खरीदने पे 3 फ्री मिलेंगे, और कंपनी सी ने 5% का डिस्काउंट दिया है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा कस्टमर को फायदा होगा, ए में, बी में, या फिर बोला जा रहा है कि दोनों ए और बी का बराबर ऑफर है, या फिर सी में सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, असलियत में जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट चेक करना है। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे बोला जा रहा है कंपनी ए ने 4 स्वेटर खरीदने पे 2 फ्री दिए,
दैट मीन्स कि कस्टमर को टोटल कितने स्वेटर मिले, 6 स्वेटर मिले, उसमें 2 स्वेटर फ्री थे, तो ये जो 2 फ्री स्वेटर मिले ये एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब 2 स्वेटर का डिस्काउंट दिया गया है। तो यहां पर अगर मैं डिस्काउंट परसेंट चेक करूं तो 2/6 बन गया 1/3 और 100/3 होता है 33.33%। सेम तरीके से अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो कंपनी बी बोल रही है कि 2 स्वेटर खरीदने पे 3 फ्री मिलेंगे। तो यहां पर टोटल कंपनी ने कितने स्वेटर दिए हैं, 2 + 3 दैट इज 5 स्वेटर दिए हैं। उसमें से कितने फ्री है, तो उसमें से 3 आपके पास फ्री है। तो 3 स्वेटर का डिस्काउंट हो गया 5 स्वेटर पे, दैट मीन्स 3/5 मल्टीप्लाई 100%। तो ये कितना हो गया आपके पास, तो मैं बोल सकता हूँ 5 से 20 बार में, और 20 × 3 60%। और कंपनी सी ने तो सीधा 5% का डिस्काउंट दिया है। तो यहां पर मैं बोलूं कि किसने सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया है, तो कंपनी बी ने डिस्काउंट दिया है। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हो, स्टेटमेंट नंबर 2 दैट इज बी गिव्स द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। A and B together can knit a sweater in 255 hours. B and C can knit it together in 170 hours, while A and C can knit it together in 204 hours. How many hours will A, B and C together take to knit the sweater? देखिए बोला जा रहा है कि A + B मिलके किसी स्वेटर को 255 घंटे में बुन दे रहे हैं, B और C मिलके सेम स्वेटर को 170 घंटे में बुन रहे हैं, और A और C मिलके सेम स्वेटर को 204 घंटे ले रहे हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जब तीनों मिलके स्वेटर को बुनेंगे तो कितने टाइम में स्वेटर बुन जाएगा। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, सो दैट कि स्वेटर की टोटल क्वांटिटी को मैं कुछ मान सकूं। अब यहाँ पे ये बड़े नंबर है तो एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनको या तो आप इनका रेशियो ले लीजिए या फिर अपन इनको पहले मल्टीपल में तोड़ लेते हैं। जैसे 255 की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 × ये हो गया 51, 51 का मतलब होता है 17 × 3। सेम तरीके से 170 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 2 × 5, और 204 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 4 × फिर 51, 51 का मतलब 17 × 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीनों में 17 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करें, इस 17 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिरी में जब आप ए, बी और सी के द्वारा मिलकर लिया गया समय निकालेंगे तो उसमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनलिटी में 17 को अपन ने कैंसिल आउट किया है, जो कि आगे अपने साथ आएगा। तो यहां पर आप देखिए 5 × 15, 5 × 2 = 10, 4 × 12, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में बोल सकता हूं 4 × 3 × 5 दैट इज आ जाएगा 60। तो अपन ने मान लिया कि जो स्वेटर है वो टोटल 60 यूनिट का है, जिसको ए और बी मिलके 15 घंटे में बुन रहे हैं। तो हर घंटे कितना बन रहे हैं, 60/15 दैट इज 4 यूनिट। सेम तरीके से बी और सी मिलके 10 यूनिट बुन रहे हैं, तो हर घंटे कितना बुन रहे हैं, 60/10 मतलब 6 यूनिट। और ए और सी मिलके 12 घंटे में बुन रहे हैं, तो हर घंटे कितने बुन रहे हैं, 60/12 मतलब 5 यूनिट। अब यहां पे आप देखिए, अगर मैं इधर बात करूं तो इधर आप टोटल जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A + B + C, और इधर अगर आप एफिशिएंसी का टोटल लेंगे तो 4 6 10 और 5 15। तो यहां पर अगर मैं बात करूं A + B + C, इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इनकी हो जाएगी 15/2, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 टाइम्स A + B + C की वैल्यू 15 आ रही है। तो जब आप A + B + C लेंगे तो 15/2 हो जाएगी। दैट मीन्स कि A, B और C तीनों 1 घंटे में मिलके 15/2 यूनिट स्वेटर बुनते हैं। टोटल स्वेटर 60 यूनिट का है, तो अपन क्या करें, 60 यूनिट को 15/2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 15 का ये 4 बार में, ये ऊपर जाएगा 2, 4 दूनी 8, तो आगे अपने पास 8। लेकिन ये 8 जो है वो ओरिजिनल टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने 17 से कैंसिल आउट किया था, तो इस 17 से अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना जो ओरिजिनल टाइम आएगा वो आएगा 8 × 17, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 136। ऑप्शन नंबर 2। A sum of money invested on compound interest for 2 years at 20% interest per annum would fetch 482 rupees more as interest if the interest is compounded half yearly than yearly. What is the sum invested? तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है एक सम ऑफ मनी को अगर 2 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड किया जाए, जहां पर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, और सेम सम ऑफ मनी को 1 ईयर की जगह हाफ ईयर पे ही कंपाउंड किया जाए, तो टोटल 482 रुपए ज्यादा अपन को इंटरेस्ट के तौर पे मिलते हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, मतलब कितने रुपए अपन ने इन्वेस्ट किए थे।
तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले 20% अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए अपन कंपाउंड कर रहे हैं और कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो अपनी कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 2 बार कंपाउंड होके होगी। तो यहां पर आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 2 बार कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। x1 और x2 यहाँ पे बराबर होंगे ऑब्वियस है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर रहेगी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, दैट इज कितना हो गया आपके पास 40 प्लस 20 इंटू 20 हो गया 400, 400 बटा 100 मतलब 4, दैट इज हो गया टोटल 44%। तो पहले वाले केस में मुझे टोटल 44% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा वाला अगर मैं केस देखूं तो यहां पर कंपाउंडिंग ईयरली की जगह हाफ ईयरली हो रही है, लेकिन टाइम अभी भी 2 साल ही है। 2 साल में टोटल 4 बार वो कंपाउंड होगा, क्योंकि 2 साल में टोटल 4 बार 6-6 महीने आएंगे। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी अपनी आधी हो जाएगी, बिकॉज ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को दे रखी है ये पर एनम दे रखी है, लेकिन जब अपन कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहे हैं तो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधे साल की ही लेनी है। तो मैं बोल सकता हूं आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 10%। अब ये 10% जो है वो आपके पास 4 बार कंपाउंड हो रहा है। तो 4 बार कंपाउंड के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया, इससे आप 2-2 साल का कंपाउंड निकाल लीजिए और फिर सेम फॉर्मूला वापस इस्तेमाल कर लीजिए। और 10% का वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं ये सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो यहां पर आप देखिए 10 प्लस 10 20 और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100, 100 बटा 100 1, तो 20 प्लस 1 21%। तो दोनों इस फॉर्मूले से जब मैं शुरुआत के पहले और दूसरे हाफ ईयरली निकालूंगा तो 21 आएगा, और फिर तीसरे और चौथे हाफ ईयरली निकालूंगा तो भी 21 आएगा, क्योंकि 10-10 डालूंगा। अब ये हो गया आपके पास शुरुआत के 1 साल का इंटरेस्ट, और फिर ऐसे ही 21 आपके पास दूसरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। इन दोनों को जब आप सेम फॉर्मूले में फिर से डालेंगे तो टोटल 2 साल का आपको इंटरेस्ट परसेंट मिल जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 21 इंटू 21 बटा 100, तो 21 और 21 हो गया 42, और 21 इंटू 21 हो गया 441, 441 बटा 100 करेंगे तो 4.41, तो ये कितना हो गया 42 प्लस 4.41, दैट इज 46.41%। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको जो है टोटल 2.41% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड वाले केस में 46.41% का इंटरेस्ट है, पहले वाले केस में 44% का है, तो टोटल 2.41% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, और ये 2.41% की ही वैल्यू अपन को दे दी 482 रुपए, क्योंकि जो अपन को फायदा हो रहा था वो क्या हो रहा था 482 रुपए का रुपीज में, और परसेंट में कितने का फायदा हो रहा है 2.41% का। तो ऑब्वियस है कि दोनों चीज को बराबर होना पड़ेगा। अब यहां पर आपसे सम पूछा जा रहा है, सम को अपन हमेशा 100% के बराबर मानते हैं, तो यहां पे आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे देखिए ये डिसिमल हटा दिया मैंने और इधर 2 जीरो कर दिए। ये 241 का डायरेक्ट आपको 2 टाइम्स दे रखा है 4/2, तो मैं बोल सकता हूं कि 1% की वैल्यू हो गई 200, और 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो कितनी हो जाएगी 100 इंटू 200, दैट इज 20,000। ऑप्शन नंबर 1। The ratio of the present ages of Rani and Rohan is 3:4. After 3 years, the ratio will become 4:5. The ratio of their ages 24 years from now will be. तो सबसे पहले तो रानी और रोहन इन दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो अपन को दे रखा है, कितना है 3:4। फिर बोला गया आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 साल बाद जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:5 का। तो अब ये जो रेशियो अपन को दिया है ये 3 साल बाद का दिया है 3+। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले इन तरीके के क्वेश्चंस में अपन को इनका जो डिफरेंस है उसको बराबर करना पड़ता है। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 में भी 1 का डिफरेंस है, तो मैं बोल सकता हूं डिफरेंस पहले से बराबर है। दैट मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं करना। यहां पर आप देखिए 3 से 4 यूनिट गए, इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो कितने यूनिट का फर्क पड़ा 1 यूनिट का फर्क पड़ा। तो ये जो है फर्क ये अपन को यूनिट में दे रखा है, लेकिन ईयर में कितना है, ईयर में है 3 साल, क्योंकि बोला गया था कि ये जो नया वाला रेशियो है ये 3 साल बाद का है। तो मैं बोल सकता हूं 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3। अपन से पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 24 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 24 साल बाद। अगर मैं आज की एज निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगी, तो आज का जो रेशियो था वो था 3 और 4 का। तो रवि की जो आज की एज होगी 1 यूनिट अगर 3 के बराबर है तो 3 यूनिट हो जाएगी 3 इंटू 3 9 के बराबर, और 4 यूनिट हो जाएगी 4 इंटू 3 दैट इज 12 के बराबर। ये हो गई इन दोनों की आज की एज, और आज से 24 साल बाद की बात की जा रही है, तो दोनों में अपन क्या करेंगे 24 को ऐड करेंगे। तो यहां पर इनका आपको रेशियो लेना है, तो आप चाहे तो यहां पर ले लीजिए, जैसे 3 से देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 से 3 बार में, ये 3 से 8 बार में,
ये 3 से 4 बार में, और ये 3 से 8 बार में। तो 3 + 8 हो गया 11, और 4 + 8 हो गया 12। तो जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 11:12 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट लाई बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर लाई करते हैं उन सबका एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अगर आपको प्राइम नंबर्स याद है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और अगर आपको प्राइम नंबर याद नहीं है तो फिर आपको एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं, जिसमें आपका अच्छा खासा समय चला जाएगा। तो उस तरीके से करने से तो अच्छा यही है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो। नहीं तो प्राइम नंबर देखिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में तो आपको याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, और सेम तरीके से 51 से लेकर टोटल 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस चीज को भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में ये चीज पूछ ली जाती है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका अच्छा खासा समय बर्बाद होगा। तो यहां पर आप देखिए 70 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहली बात मैं बात करूं तो 71 होएगा। 71 के बाद अपने पास आ जाएगा 73, फिर आ जाएगा अपने पास 79, फिर आ जाएगा अपने पास 83, फिर आ जाएगा अपने पास 89, और फिर अपने पास आएगा 97। तो ये टोटल 6 प्राइम नंबर जो है वो 70 से लेकर 100 के बीच में लाई करते हैं। अब इनका आपको बताना है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला अपन जानते हैं, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। लेकिन यहाँ पे सम आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब नंबर्स आपके आसपास हो तो फिर आप क्या कीजिए, डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। डेविएशन मेथड काफी आसान हो जाता है। आसान क्या मतलब, काम तो आप वही कर रहे हो, बस कैलकुलेशन कम हो जाती है। डेविएशन मेथड में भी कुछ और नहीं कर रहे, काम आप वही कर रहे हो, सम ऑफ ऑल दी नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, बस ये कि थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं नंबर मानना चाहूँ तो इन सबके नजदीक मुझे 85 दिख रहा है। 80 भी आप मान सकते हो, उसमें भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए 85 मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि 85 इनका एवरेज है, लेकिन ऐसा मैंने माना है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि यही हो। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि कितना कम या ज्यादा इसमें अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए अपन देखते हैं कि ये जो नंबर अपन को दे रखे हैं ये 85 से कितने ज्यादा या कम है। जैसे कि 71 की अगर मैं बात करूं तो ये 85 से 14 छोटा है, तो अपना आ जाएगा -14। छोटा है इसलिए माइनस साइन। फिर 73 जो है वो 12 छोटा है 12, दैट इज -12। 79 जो है 6 छोटा है, दैट इज -6। 83 की अगर मैं बात करूं तो वो 2 छोटा है, दैट इज -2। और 89 जो है वो 4 बड़ा है, दैट इज +4। और 97 जो है वो अपना 12 बड़ा है, दैट इज +12। अब ये जो आया आपके पास, इसको आपको टोटल नंबर से डिवाइड करना है। टोटल नंबर कितने, टोटल है 6 नंबर। तो यहां पर आप देखिए डिवाइड तो आपको यहां भी करना पड़ रहा है, वहां भी करना पड़ता है, बस यहां पर आप छोटे नंबरों को डिवाइड करना पड़ रहा है, और यहां पर काफी सारे नंबर आपके कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी बच जाती है। जैसे +12 से -12 तो अपना कैंसिल आउट हो ही गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो -14 और -6 हो गया -20, -20 और -2 हो गया -22, और -22 + 4 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा -18। तो ये बन गया 85 - 18/6। 18/6 मतलब 3, तो 85 - 3 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 82, 82। तो यही हो जाएगा अपना एवरेज। What profit percent is made by selling an article at a certain price if by selling at 4/5 of that price there is a loss of 12%। देखिए इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझिए, क्या बोला जा रहा है कि किसी आर्टिकल को सर्टेन प्राइस पे बेचने पे कितना फायदा हो। आगे बोला गया कि मैंने उस आर्टिकल को इस सर्टेन प्राइस के 4/5 पे जब बेचा तो मुझे 12% का नुकसान हुआ। तो अब जब मैं सर्टेन प्राइस पर ही बेचूंगा तो मुझे कितने % का फायदा होगा। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो अपन रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोला गया कि 12% का नुकसान हुआ। 12% को अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 12/100, दैट मीन्स कि आगे आपके पास 4 से काटेंगे तो 3/25, मतलब 25 रुपए की चीज को मैंने 22 रुपए में बेचा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब बोला गया कि पहले जो है अपन ने उस आर्टिकल को इस सर्टेन प्राइस की 4/5 पे बेचा था। मतलब अगर मैं सर्टेन प्राइस को 5 मान लूं तो जो अपनी पुरानी वाली सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। अब यहां पर आप देखिए, जब आप यहां पर रेशियो ले रहे हैं तो नई सेलिंग प्राइस क्या है 5, तो इसको तो आप यहां पर 5 पे लिखिए, और जो पुरानी सेलिंग प्राइस है इसको आप लिखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए यहां पर अपन क्या करते हैं, कंबाइंड रेशियो लेते हैं। तो यहां पर अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आमने सामने कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 5 से 5 बार में चला जाएगा, ये 2 से 2 बार में, और ये 2 से 11 बार में।
तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचा है, मतलब 1 रुपए का फायदा है कितने पे, 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज इक्वल टू 10%। तो ओवरऑल जो है 10% का प्रॉफिट है। अब यहां पर आप देखिए, जब अपन नॉर्मल अपने ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो अपन को समझ में आएगा कि अपन ने यहाँ पे 4 क्यों लिखा और यहाँ पर 5 क्यों लिखा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस तो दोनों केस में सेम होगा, भले ही 4 रुपए में बेचूं या 5 रुपए में बेचूं, कॉस्ट प्राइस तो बदलने नहीं वाली। और 4 रुपए में बेचने पे मुझे 12% का नुकसान हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस को मैं क्या करता हूँ 100% मान लेता हूँ। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि 12% का नुकसान है, दैट मीन्स कि मैंने 100 माइनस 12 मतलब 88% में बेचा। तो ये जो 4 रुपए अपने पास है ये 88% की वैल्यू है। तो यहां पर अपन अगर 88% से डिवाइड कर दे तो अपन को 1% की वैल्यू मिल जाएगी। और कॉस्ट प्राइस को अपन ने 100% माना था, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे अपन को टोटल 100% की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 से 22 बार में चला गया, ये 2 से 11 बार में और 2 से 50 बार में। तो जो अपनी कॉस्ट प्राइस है, परसेंट तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 50/11। और सेम कॉस्ट प्राइस 5 रुपए पे बेचने पर भी रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि 50/11 की चीज को मैंने 5 रुपए में बेचा। अब यहां पर आप देखिए, जब अपन कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस वजह से मैंने कॉस्ट प्राइस वाले सेक्शन में 4 रखा। और जब अपन सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस में वही 5 को रख रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 5 है ही सही, लेकिन ये जो पिछली सेलिंग प्राइस है ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। तो यहां पर अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 का 1 बार में, 5 का ये 10 बार में, तो रेशियो अपने पास बन गया 10:11 का। तो मैं बोल सकता हूँ सेम 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा, मतलब 10% का प्रॉफिट। डिवाइड 2310 people into 3 parties such that half of the numbers in the first party, 1/3 of the number in the second party and 1/6 of the number in the third party are all equal। तो यहां पर आप देखिए 2310 लोगों को अपन को इस तरीके से डिवाइड करना है 3 अलग अलग पार्टीज में, सो दैट कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्टी इज इक्वल हो 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्टी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/6 ऑफ द थर्ड पार्टी। तो ये तीनों नंबर आपको बराबर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो यहां पर अपन को पहली पार्टी का हाफ लेना है, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 210। फिर सेकंड वाली पार्टी का 1/3 लेना है, तो ये भी आ जाएगा 210। और थर्ड वाली पार्टी का 1/6 लेना है, दैट मीन 6 से डिवाइड करना है, तो ये भी आ जाएगा 210। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों नंबर बराबर हो रहे हैं, दैट मीन्स की जो अपनी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। लेकिन अपन को एक चीज और चेक करनी है कि जो तीनों नंबर अपन को दे रखे हैं क्या इनका सम 2310 है या नहीं। अगर इन तीनों का सम 2310 नहीं हुआ तो अपनी ये दूसरी वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन किसी और नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को डिवाइड कितने को करना है 2310 लोगों को। तो यहाँ पर तीनों पार्टी का जो सम है वो 2310 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 0 तो आई गया, 2 3 5 और 6 11 की एक कैरी चला गया आपके पास, 5 और 6 11, 11 + 12 दैट इज 23। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि तीनों का सम 2310 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब ऑब्वियस है कि पहला वाला अगर आंसर हो गया तो बाकी 2 3 या 4 अपने आंसर नहीं हो सकते। इसको आप चाहे तो रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। जैसे अगर मैं रेशियो मेथड की बात करूं तो यहाँ पे अपन को 1 2 और 3 का रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास, जैसे मैंने थर्ड वाले को 6 के बराबर मान लिया, तो यहाँ पर ये 6 से 6 एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ आई इक्वल टू 1, दैट मीन्स आई इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, और 1/3 इंटू सेकेंड इक्वल टू 1, दैट मीन्स सेकेंड वाला आ गया आपके पास 3 के बराबर। तो ये आ गया इन तीनों का रेशियो। अब मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जो 2310 लोग हैं उनको इन तीनों में आपने डिवाइड किया है, तो जो सम होगा वो 2 + 3 5 + 6 11 के बराबर होगा। तो 11 की वैल्यू आ गई 2310। अब आप यहाँ से चाहे तो सबसे पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 0। 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आनी चाहिए 420, 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 630, और 6 यूनिट की वैल्यू आनी चाहिए 1260, जो कि मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 में अपन को दे रखी है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 85 ग्राम ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन हैज 30% शुगर इन इट। The quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 65% in the solution is। बोला जा रहा है कि 85 ग्राम का एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 30% शुगर है। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं, शुगर अगर 30% है तो बाकी बची हुई चीजें कितनी होगी। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो अगर ये 30% है तो जो बाकी बचेगा वो 70% हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप रेशियो लेंगे तो देखिए ये 10 से 3 बार में, ये 10 से 7 बार में, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका शुगर, और बाकी कोई भी जो चीज है जैसे अदर मान लेते हैं तो अदर का रेशियो।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितनी शुगर में मिलाऊं सो दैट की जो शुगर है वो टोटल का 65% हो जाए। तो अगर यहाँ पर आपने शुगर को 65% किया तो बाकी चीज कितनी रहेगी, कोई भी चीज को फिर से अपन 100% ही मानेंगे, 100 माइनस 65 दैट इज 35%। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो लेंगे तो देखिए ये परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 13 बार में, 5 से 7 बार में, दैट इज रेशियो आ जाएगा 13:7 का। यहाँ पर अपन से बोला गया था कि केवल और केवल शुगर मिलानी है, तो बाकी जो चीजें पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही रहनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 7 यूनिट थी और अभी भी 7 यूनिट है, दैट मीन सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 से 10 यूनिट हो गई, मतलब 10 यूनिट शुगर मैंने मिलाई। तो अब ये 10 यूनिट की वैल्यू अपन को ग्राम में बतानी है। तो यहाँ पर पहले जो रेशियो था वो था 3:7 और ये अपने पास टोटल क्वांटिटी थी जो अपन को पहले दे रखी थी। तो 3 + 7 क्या हो गई, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 85 ग्राम, क्योंकि जो शुगर सॉल्यूशन है वो कितने का है, 85 ग्राम का। और 10 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 यूनिट कितना आ जाएगा, 85 ग्राम। दैट मीन्स कि आपको टोटल 85 ग्राम शुगर उसमें मिलानी पड़ेगी, तब जाके शुगर जो है वो टोटल का 65% हो पाएगा। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन हाफ एन आवर एंड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखिए बोला जा रहा है कि एक बोट है जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में तय करती है अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आधे घंटे में कवर कर रही है। तो जिस दिशा में नदी जा रही है उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में अपन बोट की स्पीड को S1 माइनस S2 लेते हैं, जहां पर S1 है बोट की स्पीड रुके हुए पानी में और S2 है पानी की स्पीड। फिर आगे बोला गया कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट्स में कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट बोलने का मतलब है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में अपन जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड को अपन लेते हैं S1 + S2, जहां पर फिर से S1 है बोट की स्पीड रुके हुए पानी में और S2 है पानी की स्पीड। तो यहां पर आप देख सकते हैं अपन से स्पीड पूछा जा रहा है, मतलब एक तरीके से अपन को स्पीड निकालना है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में तय करेगी। तो टाइम निकालने के लिए अपन को स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का और टाइम लग रहा है आधा घंटा। तो यहां पर टाइम को अपन आवर में ही ले लेते हैं सो दैट की स्पीड अपनी जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाए। तो आधा घंटा का मतलब क्या हो गया, हाफ आवर। तो 1/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। और S1 + S2 की अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट मीन्स डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर और टाइम लग रहा है वही आधा घंटा, दैट मीन्स हाफ आवर। तो ये हो जाएगा अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर। अब अपन को पूछ रहा जा रहा है कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में कितनी देर में कवर करेगी। तो जब पानी रुका हुआ है तो फिर उस केस में जो पानी की स्पीड है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। जब वो रुका हुआ है तो फिर उसकी कोई स्पीड ही नहीं होगी, तो केवल और केवल जो बोट की स्पीड है वो ही यहां पर आएगी। और बोट की स्पीड अपन ने क्या मानी थी, S1 मानी थी। तो S1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो S1 आ जाएगा। तो 6 + 2 8, 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया S1। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का, स्पीड है 4 की, तो 8/4 मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे का समय लगेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 54, 120 एंड 96। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अपन को बताना है जो कि 54, 120 और 96 तीनों से डिविजिबल होता हो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो अपन कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही नंबर 6 के मल्टीपल है। इसका मतलब जो भी 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अपन को यहां पर लेना है वो 6 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि यूनिट डिजिट 0 हो, जो कि चारों ही ऑप्शन में। अब अपन चेक करते हैं 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 3। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जो भी 3 का सम होगा उसको कैंसिल आउट करते जाएंगे। जैसे 6 जो है 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। 1 + 2 3 का मल्टीपल है, हटा दीजिए। अब 4 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर ये हटा दीजिए 6, 1 + 2 3 हटा दीजिए, और 9 भी 3 का मल्टीपल है तो हटा दीजिए, मतलब ये आंसर हो सकता है। 8, ये 1 और 2 3 हटा दीजिए, 8 और 8 16, 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
फिर 1 + 2 3 हटा दीजिए, 7 + 8 15, 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास फंस गए, तो यहां पर अपन को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे 54 से अगर मैं डिवाइड करूं 12960 को, तो क्या आएगा अपने पास। सबसे पहले मैं छोटे वाले नंबर से क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि अपन को स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड होते हो, उस केस में फिर अपना आंसर कौन सा बनेगा, जो छोटा वाला होगा, क्योंकि अपन से स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। इसलिए आप छोटे वाले से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने बड़े वाले से स्टार्ट किया और वो आपका आंसर आ भी गया, तब भी आपको छोटा वाला चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि भैया छोटा वाला भी हो रहा हो, तो फिर आंसर छोटा वाला बनेगा। इस वजह से छोटे वाले से स्टार्ट कीजिए। अगर ये नंबर 12960 इन तीनों से डिवाइड हो गया, तो फिर मेरे को 17280 पे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने 17280 से चेक किया, तो फिर मेरे को 12960 भी चेक करना पड़ेगा, भले ही 17280 इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 54 का 2 टाइम्स हो गया 108, 129 माइनस 108 करूंगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 21, 21 का मतलब हो गया 216, तो 54 का 4 बार में, और ये 0 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। फिर यहां पे बात करूं 12960 डिवाइड बाई 120, तो देखिए 120 का सबसे पहले तो 1 टाइम्स, और ये हो गया 960 मतलब 96, तो एक 0 डल जाएगा, और 960 का मतलब 120 का 8 बार में। और 12960 को अगर आप 96 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये 1 टाइम्स चला गया आपका पास, 129 माइनस 96 मतलब 29 + 4 दैट इज 33, 33 का मतलब हो गया 36, तो 3 बार में जाएगा ये। 3 बार में कितना जाएगा, 6 × 18 और 270 मतलब 288, और 336 माइनस 288 अगर मैं करूंगा तो 12 + 36 48, 48 का मतलब हो गया 480, और 96 का जो है 5 बार में हो जाएगा 480, 90 का 5 बार में 450, 6 का 5 बार में 30, 450 + 30 480। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका तीनों से डिवाइड हो जाए, लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपन को स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। इवेल्यूट द गिवन एक्सप्रेशन, चलिए इसको इवेल्यूट करते हैं। ऊपर में तो आपके पास है ही सही 0.36, डेनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास दे रखा है 0.012 ऑफ 0.4। देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, कुछ और नहीं है। तो यहां पर आपको इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको हो जाता है अपने पास 48। अब यहां पर अपन को देखना है कि डिस्मल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो यहां पर है 3 डिजिट, यहां पर है 1 डिजिट, मतलब टोटल हो गई 4 डिजिट। यहां पर अपन को 4 डिजिट का नंबर बनाना है और फिर डिस्मल लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.0048 मल्टीप्लाई 0.5। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये डिस्मल सारे हटा देते हैं। जैसे ऊपर की साइड अगर मैं बात करूं तो डिस्मल के बाद 2 डिजिट है, नीचे डिस्मल के बाद 4 डिजिट है, तो बराबर होने के लिए ऊपर भी डिस्मल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, तो 2 0 में लगा देता हूं। अब यहां पर भी 4 डिजिट आ गई, नीचे भी 4 डिजिट, तो ये डिस्मल से डिस्मल हट जाएगा। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 का 4 बार में और 12 का 3 बार में दैट इज 300, और ये 4 से 75 बार में, तो ये आ गया 75 इंटू 0.5, 5 पंजे 25 की 5, 2 कैरी चला गया, 5 7 35 और 2 37, 37.5, ऑप्शन नंबर 4। In a seminar, the number of participants in a music, physical education and fine arts are 216, 96 and 168 respectively. Find the minimum number of rooms required if each room has the same number of participants and no room has participants from more than one stream seated in it. देखिए बोला जा रहा है कि एक सेमिनार है जिसमें म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स इन तीनों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। म्यूजिक के 216 स्टूडेंट हैं, फिजिकल एजुकेशन के 96 और फाइन आर्ट्स के 168। अब अपन को इन तीनों को इस तरीके से रूम में बिठाना है कि किसी भी रूम में एक से ज्यादा स्ट्रीम के बच्चे नहीं होने चाहिए। मतलब अगर किसी रूम में म्यूजिक वाले बच्चे बैठे हैं तो केवल उसमें म्यूजिक ही बैठने चाहिए, उसमें फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट्स वाले नहीं आ सकते। सेम तरीके से फिजिकल एजुकेशन वाले में म्यूजिक और फाइन आर्ट्स नहीं आ सकते, और फाइन आर्ट्स वाले में म्यूजिकल और फिजिकल एजुकेशन नहीं आ सकते। साथ ही साथ इस तरीके से भी बिठाना है कि जितने भी रूम बने उनमें सब में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। जैसे मान लेता हूं कि म्यूजिक के 3 रूम बने, फिजिकल एजुकेशन के 4 रूम बने और फाइनेंस वाले के 2 रूम बने, तो इन सब रूम में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो इसी को अपन बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अपन को ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा जो इन तीनों को बराबर बांट सके। बराबर बांट सके मतलब एचसीएफ।
तो एचसीएफ आप लीजिए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंस तरीका भी अपन ले सकते हैं, डिफरेंस मेथड। तो यहां पर आप इनका अगर सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 + 4 72, और इन तीनों दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपको पास, 168 और 216, मतलब 48 का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी अपना आंसर होगा वो या तो 48 ही होगा या फिर 48 और 72 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 48 तो नहीं है, बिकॉज 48 जो है वो 216 को कैंसिल आउट नहीं करता और ना ही वो 168 को कैंसिल आउट करता है, मतलब मैं बोल सकता हूं 48 तो नहीं होगा। तो फिर 48 और 72 का कोई कॉमन फैक्टर होगा। 72 होता है अपने पास 12 × 6 और 48 होता है 12 × 4, है ना, 12 × 4 और 12 × 6, ये तो होता ही होता है। लेकिन इसके अलावा चॉइस से भी दोनों करते हैं, चॉइस से अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्या चॉइस से हो सकता है क्या। तो देखिए 216 को अगर आप चॉइस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आ पाएगा, शायद नहीं आ जाएगा। हाँ, चॉइस का 9 बार में चला जाएगा, हाँ, तो 216 को चॉइस से डिवाइड करने पे आ जा रहा है, और 96 तो चॉइस का 4 बार में होता ही है। 168 की अगर मैं बात करूं तो क्या ये भी चॉइस से हो पाएगा क्या, तो देखिए चॉइस का ये कितनी बार में हो सकता है, तो ये 96 का डबल है, नहीं डबल तो नहीं है, चॉइस से ये कितनी बार में जा सकता है, तो चॉइस का ये मेरे हिसाब से 7 बार में हो सकता है, जा सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 चौको 28 की 8, 2 के लिए चला गया, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब मैं बोल सकता हूँ चॉइस से ये तीनों नंबर जा रहे हैं, तो जो इनका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 24। मतलब अपन को हर रूम में 24 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सीट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन से स्टूडेंट्स की संख्या नहीं पूछ रहा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहा है। दैट मीन्स कि कितने रूम बनेंगे, तो 216 बच्चे हैं हर रूम में 24 बच्चे, तो 216 बटा 24 आपने करा था, कितना आ रहा था अपने पास, तो ये 9 आ रहा था। फिर 96 बच्चे हर रूम में 24 बच्चे, तो ये आ रहा था 24 का 4 बार में, और फिर 168 बच्चे हर रूम में 24 बच्चे, तो ये आ रहा था 7 बार में। दैट मीन 9 + 4 + 7, इतने टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स अपन को बनाने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, 11 और 9 20। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द लॉस परसेंट। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। सेलिंग प्राइस 3/5 है कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 5 रुपए मान लूं तो सेलिंग प्राइस क्या बन गई, सेलिंग प्राइस बन गई 3 रुपए। 2 रुपए का फायदा है, सॉरी 2 रुपए का नुकसान है कितने पे, 5 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो लॉस परसेंट कितना हो गया आपके पास, 40%। ऑप्शन नंबर 4। At what rate percent per annum will a sum of money become 5 times of itself in 8 years on simple interest? तो अपन से पूछा जा रहा है कि सम ऑफ मनी जो है वो 5 गुना कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हो जाएगी 8 साल के अंदर। मतलब 1 रुपए जो है वो 5 रुपए बन जाने चाहिए 8 साल में। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 रुपए का इंटरेस्ट आया, 5 - 1 4, 4 रुपए का इंटरेस्ट है 8 साल में। जब कभी भी अपन रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं तो पर एनम की निकालते हैं, और पर एनम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 1 ईयर का निकालना पड़ता है। तो देखिए 4 रुपए का इंटरेस्ट है 8 साल में, तो 1 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट है, 0.5 रुपए का। 0.5 रुपए का इंटरेस्ट 1 साल में कितने रुपए पे, 1 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कितना हो गया, ये हो गया 50%। ऑप्शन नंबर 2। If B and S denote the volume and the total surface area of a cuboid of side A, B and C respectively, then which of the following is true? तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का वो V बोला गया है, और अगर मैं साइड से वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज A इंटू B इंटू C। तो V आ गया ABC, और S टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। यहां पर आप देखिए अगर मैं दोनों साइड ABC से डिवाइड कर दूं, इधर भी मैंने ABC से डिवाइड किया, तो ये बन गया अपने पास S/ABC इक्वल टू 2 टाइम्स AB/ABC बन गया 1/C, BC/ABC बन गया 1/A, और CA/ABC बन गया 1/B। अब आपको हो सकता है अपना आंसर आते हुए दिख रहा होगा। ये ABC को अगर मैं उधर की साइड भेज दूं तो S इक्वल टू, या फिर ऐसी करिए ABC को इधर ही रहने दीजिए, ये S को उधर भेज दीजिए, तो ये 1/ABC इक्वल टू 2/S इंटू 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B। और ABC क्या था, तो ABC V के बराबर था,
दैट मीन्स ये आ गया 1/b इक्वल टू 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। दैट इज कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास पहला। इफ द HCF ऑफ x एंड 117 is expressible in the form 2x minus 117, then which of the following option can be a value of x? x और 117 का जो HCF है वो 2x माइनस 117 के बराबर है। तो अपन से x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पर आप देखिए x की वैल्यू कोई भी ऑप्शन डाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने 65 डाला, तो 65 और 117 का अगर मैं HCF लूंगा तो 65 होता है 13 इंटू 5, 117 होता है 13 इंटू 9, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 65 डालूं तो 2 इंटू 65 माइनस 117, 2 इंटू 65 हो गया 130, 130 माइनस 117 अगर आप करेंगे तो 13 ही आएगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पर HCF बराबर है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब बाकी को चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ए बुक नीड्स टू बी टाइप्ड, ए टाइप इट इन 15 days, बी टाइप्स इट इन 12 days, सी टाइप्स इन 20 days, डी टाइप्स इन 8 days. If A and D work together as team Venus, B and C work as team Mercury, and A and C work as team Mars, which of the three teams will complete typing the book first? तो यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि एक बुक को टाइप करना है। A उस बुक को 15 दिन में टाइप कर देता है, B उस बुक को 12 दिन में टाइप कर देता है, C सेम बुक को 20 दिन में टाइप कर देता है, और D 8 दिन में ही टाइप कर देता है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका LCM ले लेते हैं। इनका LCM अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? तो 8 और 20 का LCM तो हो गया 40, और 15 और 40 का हो जाएगा 120, और 12 का भी 120, तो LCM आ जाएगा 120। मतलब मैंने मान लिया कि टोटल 120 पेज है बुक के। ए 15 दिन में अगर उसको टाइप करता है तो हर दिन कितना टाइप करेगा? 120/15, दैट मीन्स 8 पेज टाइप करेगा। बी अगर 12 दिन में करता है तो हर दिन कितना करेगा? 120/12 मतलब 10 पेज। और अगर सी 20 दिन लगाता है तो हर दिन कितने पेज टाइप करेगा? 6 पेज। और अगर डी 8 दिन में ही प्रिंट कर देता है तो 120/8, दैट मीन्स 15 दिन। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब बोला जा रहा है कि ए और डी मिलकर काम करते हैं, तो देखिए ए और डी मिलकर कितना काम करेंगे? 8 + 15 23, मतलब हर दिन वो 23 यूनिट काम करेंगे। और टोटल जो बुक है वो 120 यूनिट है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 120/23। फिर बोला गया कि बी और सी मिलकर काम करते हैं। बी और सी जो है मिलकर कितने काम करेंगे? तो 10 + 6 16, और 120 पेज की बुक है तो कितने दिन में प्रिंट कर देंगे? 120/16 दिन। फिर बोला गया ए और सी भी मिलकर काम करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे? तो 8 + 6 14, तो कितने दिन में कर देंगे? 120/14। तो देखिए यहां पर आप बोल सकते हो कि तीनों का टाइम जो है वो अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 4 तो पॉसिबल नहीं है। अब अपन से पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक सबसे कम टाइम लेगी। तो यहां पर न्यूमरेटर तीनों का सेम है। ओवरऑल नंबर को छोटा होने के लिए डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना छोटा होगा। तो सबसे कम टाइम कौन सी लेगी? A + D, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर 23 है। दैट मीन्स 120/23 जब आप करेंगे तो बाकी दोनों के कंपैरिजन में छोटा नंबर आएगा। अब कितना छोटा आएगा इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, वो बस अपन जानते कि छोटा आएगा। दैट मीन्स कि A + D, और A + D को वीनस नाम दिया है, तो वीनस नाम की जो टीम है वो सबसे पहले बुक को टाइप कर लेगी। The weightage of 5 tests in a class and the marks scored by Ritu in those tests are as follow. What is the weighted average of the percentage she obtained in the 5 tests? तो यहां पर आप देख सकते हैं अपन को रितु के मार्क्स और वेटेज दे रखा है 5 अलग अलग टेस्ट के। यहां पर अपन से वेटेड एवरेज ऑफ द परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितने कितने परसेंट उसने स्कोर करे ये निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले टेस्ट में उसने 12 नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 20, दूसरे में 16 नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 20, तीसरे में 40 स्कोर किए आउट ऑफ 50, चौथे में 80 नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 100, और पांचवें में 14 नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 20। यहां पर जो अपना आउट ऑफ है वो अलग अलग है। तो फिर परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप नॉर्मली परसेंट निकालिए, या जो अपना मैक्सिमम मार्क्स है उसको अपन 100 कर देते हैं, तो फिर वही अपना परसेंटेज बन जाता है। अगर 100 में से कोई नंबर आता है तो वही अपना एक तरीके से उतना ही परसेंट भी हो जाता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इनको 100 करूंगा तो देखिए 20 का 5 बार में करना पड़ेगा 100, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, फिर ये 20 का 5 बार में तो 16 पंजे 80, ये 50 का 2 बार में तो 40 दूनी 80,
ये तो 100 है ही सही, तो ये तो 80 ही रह जाएगा अपने पास, और ये 20 का 5 बार में तो 14 पंजे 70। दैट मीन्स कि ये पहले में 60% मार्क्स, दूसरे में 80%, तीसरे में भी 80%, चौथे में 80% और पांचवें में 70% मार्क्स स्कोर किए। लेकिन इनका जो वेटेज है वो आपको दे रखा है, तो वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज हो जाता है अपने पास परसेंटेज इंटू वेटेज, परसेंटेज मार्क्स इंटू वेटेज। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए 60 इंटू 15% अगर आप करेंगे तो 15 चौकू हो जाता है अपने, सॉरी 15 का 6 बार में हो जाता है 90। दैट मीन्स ये आ गया 900% प्लस। फिर यहां पे 12 इंटू 8 अगर मैं करूंगा, ये यहां पर ये भी परसेंट था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अपन इसको 60/100, 80/100 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लास्ट में डिनोमिनेटर में 100 डाल दूंगा। तो 12 इंटू 8 हो गया 96, दैट मीन्स 960%। ये परसेंट जो मैं ले रहा हूं ये वेटेज वाला परसेंट का साइन ले रहा हूं, लेकिन ये भी आपस में परसेंट है, ये 60% है, ये 80% है, ये भी 80% है, ये भी 80% है, और ये 70% है। तो इनका जो परसेंट वाला साइन है उसको अपन हटा के क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे, बिकॉज परसेंट का साइन हटा के अपन क्या कर देते हैं, 1/100 लिख देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 80 इंटू 30 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, फिर ये हो जाएगा 800, और इसकी अगर मैं बात करूं तो 7×3=21 की, एक दो कैरी चला गया, 7×3=21 और 2=23, 2310%। और डिवाइड बाय करेंगे 100, बिकॉज यहाँ पे 2% के साइन थे, 1% को मैंने रहने दिया, क्यों, क्योंकि अपन को जो आंसर है वो परसेंट में देना है, इसलिए 1% को रहने दिया और 1% की जगह पूरे को 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर अगर आप सम करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए ये तो जीरो आएगी आपके पास, फिर ये 6 और एक 7, फिर ये 9 और 9 18, 18 प्लस 24 अगर मैं करता हूं तो कितना जाता है अपने पास, 24 और 16 40, 40 और 2 42, 42 और 8 50, 50 प्लस 23 अगर आप करेंगे तो 73, 73 डिवाइड बाय 100%। तो यहां पर ये आ गया अपने पास 73.70%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। The volumes of three containers are in the ratio of 4:5:6. They are full of mixture of petrol to kerosene in the ratio of 3:1, 3:2 and 5:1 respectively. The entire quantities of these mixture from all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of petrol to kerosene in the fourth container is. तो यहां पर आप देखिए बोला गया है कि 3 कंटेनर हैं और तीनों का जो रेशो है वो दे रखा है अपन को 4:5:6 का। बोला जा रहा है कि तीनों कंटेनर में जो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो है, पहले वाले में है 3:1 का, दूसरे वाले में है 3:2 का, और तीसरे वाले में है 5:1 का। तो जो, और ये तीनों कंटेनर का जो अपने पास है मिक्सचर, उसको अपन ने एक चौथे कंटेनर में डाला है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उस चौथे कंटेनर में पेट्रोल और केरोसिन का कितना रेशियो होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 + 1 4 है, 3 + 2 5 है, 5 + 1 6 है। सब कुछ आपको पहले से बैलेंस करके दे रखा है, तो आप सीधा मान सकते हो कि पहले कंटेनर में आपके पास 3 लीटर हो गया पेट्रोल और 1 लीटर हो गया केरोसिन। ये पेट्रोल, ये केरोसिन। सेम तरीके से दूसरे वाले कंटेनर में मैं मान लेता हूं 3 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर केरोसिन। फिर तीसरे वाले कंटेनर में 5 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर केरोसिन। यहां पर अगर आप देखें तो आपको रेशियो 4:5:6 का रखना था। 3 + 1 4 है, 2 + 3 5 है, 5 + 1 6 है, तो रेशियो अपना मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अपन चौथे कंटेनर में ये सारा डालेंगे तो देखिए पेट्रोल कितना जाएगा, तो 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 लीटर तो जो है पेट्रोल जाएगा। और केरोसिन की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 लीटर जो है केरोसिन जाएगा। रेशियो अगर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 11:4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहां पर सब कुछ उनने पहले से ही बैलेंस करके दे दिया, इस वजह से कुछ भी दिक्कत नहीं आई। अगर बैलेंस करके नहीं दिया जाता तो फिर अपन को बैलेंस करना पड़ता। तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं, तो फिर आप इस तरीके से निकालते हैं, जैसे यहां पे 3:1 का रेशियो आपको लेना है, तो 3 + 1 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ये नंबर कितना है 4, और 3 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4/4 × 3, और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4/4 × 1। तो यहां से ये हो जाता अपने पास पहले वाले कंटेनर में पेट्रोल, ये हो जाता पहले वाले कंटेनर में केरोसिन। सेम तरीके से दूसरे वाले में जब अपन जाते हैं तो 3 + 2 5, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू अपन को 5 दे दी। अपन को 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या, 5/5 × 3। सेम तरीके से 2 यूनिट की वैल्यू क्या, 5/5 × 2। तो ये हो जाता अपने पास पेट्रोल,
दूसरे वाले कंटेनर में, ये हो जाता केरोसिन। इसी तरीके से आप तीसरे वाले कंटेनर में भी निकाल सकते थे और फिर पेट्रोल को ऐड कर देते, केरोसिन को ऐड कर देते और उनका रेशो ले लेते, तो आपको फाइनल रेशो मिल जाता। यहां पर सब कुछ बैलेंस करके है, इस वजह से दिक्कत नहीं आई। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।